नमस्कार मित्रों, आज हम बात करेंगे कन्फेशन यानी संस्वीकृति के बारे में। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 या वर्तमान में जो आपका इंडियन एविडेंस एक्ट जो है उसका नाम अब हिंदी में भी भारतीय साक्ष्य अधिनियम कर दिया गया है। 2023 भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 में कहीं भी संस्वीकृति शब्द को यानी कन्फेशन को डिफाइन नहीं किया गया है, परिभाषित नहीं किया गया है। सेक्शन 24 से लेकर सेक्शन 30 में संस्वीकृति शब्द का उल्लेख है, लेकिन संस्वीकृति को वहाँ भी परिभाषित नहीं किया गया है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 17 एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 15 में स्वीकृति शब्द की परिभाषा अवश्य दी गई है। स्वीकृति किसी ऐसे कथन को कहते हैं जो किसी विवादित तथ्य या सुसंगत तथ्य की ओर कोई अनुमान इंगित करती है, यानी जो फैक्ट एंड इशू है या कोई सुसंगत तथ्य है उसके बारे में न्यायालय किसी कथन के आधार पर कोई अनुमान लगाता है तो ऐसे कथन को हम स्वीकृति कहते हैं। साहू वर्सेस स्टेट का जो मामला है AIR 1966, उसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा था कि धारा 17 में वर्णित जो स्वीकृति है वह अगर दीवानी मामलों में अगर की जाती है तो स्वीकृति कहते हैं। अगर वह आपराधिक मामले में किसी अभियुक्त के द्वारा किसी आरोप को स्वीकार करने में की जाती है तो उसको संस्वीकृति कहा जाता है। इन तथ्यों के आधार पर हम कह सकते हैं कि किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा किया गया कथन जिस पर किसी अपराध का आरोप है वह उस आरोप को अगर स्वीकार करता है तो उसको संस्वीकृति कहा जाता है। तो संस्वीकृति का मतलब क्या है? अभियुक्त के द्वारा अपराध को स्वीकार करना। तो जो पाकला नारायण स्वामी वर्सेस एम्परर का जो मामला था उसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा कि संस्वीकृति ऐसी होनी चाहिए जिसमें अपराध को पूर्ण रूप से स्वीकार किया गया हो। इसके बाद आपका पलविंदर कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का मामला बहुत महत्वपूर्ण मामला है, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा था कि फंसाने वाले जो तथ्य हैं उसको दोषमुक्त करने वाले तथ्य से अलग करके स्वीकार नहीं किया जा सकता। कहने का तात्पर्य यह था कि या तो उसको अपराध को पूर्ण रूप से कोई व्यक्ति स्वीकार करे या अस्वीकार करे। तो जो पलविंदर कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का जो मामला था उसमें उसके फैक्ट ये थे कि जो पलविंदर कौर का पति जो था वो फोटोग्राफी का शौकीन था। तो फोटोग्राफी करने के लिए जो केमिकल जो यूज किया जाता था, जो नेगेटिव्स आया करते थे उनको उस केमिकल्स को यूज करके जो फोटोग्राफ्स बनाए जाते थे, तो वो केमिकल्स की जो शीशी थी उसको उसने दवाई की शीशी के बगल से उसकी पत्नी ने रख दिया, जिसको अभियुक्त का जो पति था उसके द्वारा पी लिया गया, जिसके फलस्वरूप उसकी मृत्यु हो गई। तो इन तथ्यों को जब न्यायालय विचार करता है तो इसमें एक बात तो निकल के आती है कि जहर की जो शीशी थी वो दवा की शीशी के बगल में उसकी पत्नी ने रखी थी। तो लेकिन इससे यह कहीं भी बात निकल कर नहीं आती है कि भाई उसने ही उसको मारा था। तो कहने का मतलब उसके कथन को संपूर्ण रूप से विचार किया जाए तो ऐसा प्रतीत होता है कि इसने कुछ नहीं किया, इसने धोखे से रख दिया। तो कहने का तात्पर्य क्या था कि जो फंसाने वाले भाग को न्यायालय दोषमुक्त करने वाले भाग से अलग नहीं कर सकता, इसलिए इसको संस्वीकृति के रूप में नहीं माना जा सकता। इसके बाद एक बहुत महत्वपूर्ण मामला आया निशिकांत झा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का। इसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निर्धारित किया कि पटना जो हाईकोर्ट था, पटना हाईकोर्ट ने जो फंसाने वाले जो फैक्ट थे उनको निर्दोष साबित करने वाले जो फैक्ट थे उनसे अलग किया और फंसाने वाले तथ्यों को अन्य साक्ष्य से संपुष्ट करते हुए
उस संस्वीकृति को माना और उसके आधार पर मुलजिम को उनके द्वारा सजा दी गई। तो जो निशिकांत झा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का जो मामला था 1969 का, उससे क्या बात निकल के आई कि भाई जो कुछ फैक्ट तो उसमें उसके कन्फेशन में ऐसे थे जो उसको दोषमुक्त करने वाले थे, और कुछ फैक्ट ऐसे थे जिसके आधार पर उसको सजा हो सकती थी, जिससे उसका अपराध साबित होता था। तो उस पार्ट को दोषमुक्त करने वाले पार्ट से अलग कर जो शेष जो पार्ट था जिसके आधार पर उसकी दोष सिद्धि साबित होती थी, उसको अन्य संपुष्टिकारक साक्ष्यों से संपुष्ट करते हुए उसके कन्फेशन के आधार पर उसको दोष सिद्ध किया गया, और पटना हाई कोर्ट के इस न्यायालय को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कन्फर्म किया। तो क्या बात निकल कर आई कि भाई कन्फेशन जो है उसके आधार पर अभियुक्त को सजा दी जा सकती है। लेकिन एक तथ्य और भी है, न्यायालय जब कभी किसी अभियुक्त के कन्फेशन पर अगर उसको सजा देता है तो उसको न्यायालय को ये ध्यान रखना चाहिए कि उसका जो कन्फेशन है वो स्वतंत्र होना चाहिए, स्वैच्छिक होना चाहिए, बिना किसी भय, दबाव एवं प्रलोभन के होना चाहिए। जब कभी मैं सेक्शन 24 से लेकर 30 तक लेक्चर दूंगा तो वहाँ आपको बताऊंगा कि प्रलोभन, धमकी, वचन के द्वारा जो संस्वीकृतियाँ की जाती हैं वो इरेलेवेंट होती हैं। ये हमारा सेक्शन 24 बताता है। तो कोर्ट को क्या ध्यान रखना चाहिए? स्वतंत्र हो, स्वैच्छिक हो, बिना किसी भय दबाव के हो, बिना किसी प्रलोभन के कन्फेशन किया गया हो। अब जो कन्फेशन या संस्वीकृति है वो कितने प्रकार के होते हैं? वो 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है जुडिशियल कन्फेशन यानी कि न्यायिक संस्वीकृति, जिसको न्यायालय के सामने, मजिस्ट्रेट के सामने किया गया हो, और एक होता है एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन यानी न्यायिकेतर संस्वीकृति। तो जो न्यायिक संस्वीकृति जो है, जुडिशियल कन्फेशन है, उसको हम कहाँ पढ़ते हैं? उसको हम जब सेक्शन 164 CRPC में उसका प्रोसीजर दिया गया है कि किस तरीके से न्यायिक संस्वीकृति की जाती है। और वर्तमान जो हमारी भारतीय न्यायिक सुरक्षा संहिता जो है, BNSS जो है, उसका सेक्शन 183 में उसका एक प्रोसीजर है जो ये बताता है कि जब कोई अभियुक्त व्यक्ति मजिस्ट्रेट के सामने संस्वीकृति करता है तो मजिस्ट्रेट उसको ये चेतावनी देगा कि वह अपने अपराध को स्वीकार करने के लिए बाउंड नहीं है, कन्फेशन करने के लिए बाउंड नहीं है। यदि वो कन्फेशन करता है तो उसके कन्फेशन में उस अपराध में विचार किया जा सकता है, उसके आधार पर उसको सजा दी जा सकती है। तो यह चेतावनी उसको दी जाएगी। न्यायालय ये देखेगा कि वो बिल्कुल भयमुक्त होना चाहिए, उसके चेहरे पर किसी प्रकार के भय, दबाव के चिन्ह नहीं होना चाहिए। न्यायालय को यह पूर्ण रूप से संतुष्ट हो जाना चाहिए कि वो स्वेच्छा से की गई है, स्वतंत्रता से की गई है, तथा बिना किसी भय और दबाव और प्रलोभन के की गई है। जब अभियुक्त व्यक्ति संस्वीकृति करता है तो संस्वीकृति के नीचे उस अभियुक्त व्यक्ति के द्वारा हस्ताक्षर कराए जाते हैं, मजिस्ट्रेट के द्वारा हस्ताक्षर होते हैं, तथा मजिस्ट्रेट जो सेक्शन 164 में और वर्तमान भारतीय न्यायिक सुरक्षा संहिता के 183 में जो प्रावधान है उसके अनुसार मजिस्ट्रेट उसमें यह नीचे ज्ञापन लिखता है कि मैंने अभियुक्त फला फला को यह समझा दिया है कि वो संस्वीकृति करने के लिए बाउंड नहीं है। यदि वो ऐसा करता है तो वो संस्वीकृति उस अपराध में उसके ऊपर खिलाफ विचार में ली जा सकती है और उसको उसके आधार पर सजा हो सकती है, और यह अभियुक्त के द्वारा बिना किसी भय दबाव के की गई है और स्वेच्छा से की गई है। तो न्यायालय पर यह परम कर्तव्य है कि वो ये देख ले कि वो स्वेच्छा से की गई हो, बिना किसी भय दबाव और प्रलोभन के की गई हो। तो न्यायिक संस्वीकृति क्या होती है? न्यायिक संस्वीकृति वह संस्वीकृति होती है जो न्यायालय के सामने की गई हो, मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में की गई हो, मजिस्ट्रेट के सामने की गई हो, वो कहलाती है न्यायिक संस्वीकृति। अगर न्यायालय जो 164 में जो फैक्ट दिए हैं उनका पालन नहीं करता है, सेक्शन 24 में जो फैक्ट दिए हैं उनका पालन नहीं करता है, इसके तो फिर वो कन्फेशन मान्य नहीं किया जा सकता, क्योंकि न्यायालय अगर इन तथ्यों में ध्यान नहीं देता है कि वो स्वैच्छिक है, बिना प्रलोभन के, बिना दबाव के है, इन तथ्यों की वो न्यायालय तसल्ली नहीं करता, तो वो संस्वीकृति दूषित हो जाती है। अब आता है आपका एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन। व्हाट इज द एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन? एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन वह कन्फेशन है जो न्यायालय के बाहर अन्य व्यक्तियों के सामने किया जाता है। तो जो एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन है वो एक कमजोर प्रकार का साक्ष्य माना जाता है। इस वहाँ पर न्यायालय के ऊपर यह परम दायित्व है कि उसको न्यायालय देख ले
कि भैया स्वतंत्र और स्वैच्छिक था, वो उचित परिस्थिति में किया गया था, बिना भय दबाव के किया गया था। और एक नियम बन गया है कि न्यायालय उसकी संपुष्टि करा ले। हालांकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अनेक निर्णय हैं जिसमें यह कहा गया है कि अन्य शास्त्र से संपुष्टि न कराने के बाद भी अगर संस्वीकृति अगर स्वैच्छिक लगती है, सत्य और विश्वसनीय प्रतीत होती है, तो न्यायालय उस पर कार्रवाई करते हुए सजा दे सकता है, उसमें कोई गलती नहीं है। लेकिन फिर भी एक नियम सा है कि न्यायालय को एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन की संपुष्टि करा लेना चाहिए, उसका स्वैच्छिक होना आवश्यक है न्यायिकोत्तर संस्वीकृति का। तो दो चीज़ आप समझे, वह संस्वीकृति जो न्यायालय के सामने की गई है वो न्यायिक संस्वीकृति है, यानी एक्स्ट्रा जुडिशियल वो जुडिशियल कन्फेशन है, और जो न्यायालय के बाहर की गई है वो न्यायिकेतर संस्वीकृति यानी एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन है। अब जो MK एंथोनी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का जो मामला था, उसमें एक व्यक्ति ने अपने दोस्त से कन्फेशन किया था कि भाई उसने अपनी पत्नी और 2 बच्चों की हत्या की है। तो उस कन्फेशन को न्यायालय ने विश्वसनीय माना और उसके आधार पर उसको सजा दी गई। बलदेव राज वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा का जो मामला है, इसमें AIR 1991 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पंचायत सदस्य के सामने अभियुक्त के कन्फेशन को मान्य किया, उसके आधार पर सजा दी। अभियुक्त ने पंचायत सदस्य के सामने यह कन्फेशन किया था कि उसने खेत में अपनी पत्नी का मर्डर किया है, तो उस कन्फेशन के आधार पर न्यायालय ने अभियुक्त को सजा दी, उस कन्फेशन को मान्य किया। इसी प्रकार स्टेट ऑफ कर्नाटक वर्सेस MN रामदास का जो मामला है, यह भी एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन पर आधारित है। इसमें एक व्यक्ति लॉज में आकर रुका था और लॉज में आकर उसने अपनी पत्नी का मर्डर कर दिया, और लॉज का जो मालिक था उसका मित्र काउंटर बैठा हुआ था, उसके मित्र के पास आकर उसने कन्फेशन किया कि भाई मैंने अपनी पत्नी का मर्डर कर दिया है। इस कन्फेशन को माननीय न्यायालय ने न्यायिकेतर संस्वीकृति के रूप में मान्य करते हुए अभियुक्त को सजा दी। तो जो कन्फेशन है उसकी जो एविडेंशियल वैल्यू जो है वो जुडिशियल कन्फेशन है उसकी वैल्यू ज़्यादा है, उसका साक्ष्यिक मूल्य ज़्यादा है, और एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन जो है वहाँ न्यायालय को यह सावधानी रखनी चाहिए कि उसकी पूर्णतः संपुष्टि न्यायालय कर ले अन्य साक्ष्य से। इस प्रकार जो केहर सिंह वर्सेस दिल्ली प्रशासन का मामला भी कन्फेशन के मामले में बहुत महत्वपूर्ण है। केहर सिंह वर्सेस दिल्ली प्रशासन के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा था कि अगर धारा 164(2) CRPC में दिए गए नियमों का पालन किया गया है, वर्तमान में उसको हम 183 भारतीय न्यायिक सुरक्षा संहिता 2023 में पढ़ेंगे जो 164(2) में था। उसमें क्या कहा केहर सिंह के मामले में कि अगर न्यायालय के द्वारा अभियुक्त से कन्फेशन का कारण नहीं पूछा गया है तो ऐसे कन्फेशन का कारण ना पूछना कन्फेशन को निरर्थक नहीं बना देता है। वो कन्फेशन बहुत अच्छा है, अगर 164(2) में दिए गए नियमों का पालन किया गया है तो वो कन्फेशन एडमिसिबल माना जाएगा। अब आता है आपका मुकरी हुई संस्वीकृति यानी रिट्रैक्टेड कन्फेशन। रिट्रैक्टेड कन्फेशन क्या होता है? मुकरी हुई संस्वीकृति। एक व्यक्ति ने पहले कन्फेशन किया, अपराध को स्वीकार किया, बाद में मुकर गया। अब जब मुकर गया वो व्यक्ति, तो फिर माननीय न्यायालय को इस बात की संपुष्टि कर लेनी चाहिए अन्य साक्ष्य से कि इसने जो पहले जो बोला था क्या वो सही था, वो उचित परिस्थितियों में था, स्वतंत्र था, स्वैच्छिक था, बिना प्रलोभन के था, बिना भय के था, बिना दबाव के था। अगर न्यायालय ये सब चीज़ देख लेता है और ये मान के चलता है कि नहीं पहले से सही बोला था, अब जो मुकर गया अब झूठ बोल रहा है, तो न्यायालय उसके आधार पर कार्रवाई कर सकता है, उस कन्फेशन को एडमिसिबल मान सकता है और उसको सजा दे सकता है। इसमें श्री शैल नगेशी पारे वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र AIR 1985 का बहुत महत्वपूर्ण मामला है कि अगर मुल्जिम ने अपने कन्फेशन को वापस ले लिया है तो यह आवश्यक हो जाता है कि अभियुक्त को सजा देने से पहले न्यायालय उस कन्फेशन को अन्य साक्ष्य से उसका कोरोबोरेशन करा ले, उसकी संपुष्टि करा ले। तो यह सिद्धांत है कि अभियुक्त द्वारा अगर संस्वीकृति वापस ले ली गई है तो उसका कोरोबोरेशन करा लेना चाहिए। केहर सिंह वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन का भी मामला है कि जो संस्वीकृति है
वो अगर अभियुक्त को ऐसे साक्ष्य अगर वो समर्थित है जो उसको दोष सिद्ध कराते हैं, तो उस कन्फेशन पे कोर्ट कार्रवाई कर सकता है। तो यह तो हुई साहब आपके कन्फेशन की बात। अब इसके बाद जो अगला लेक्चर है वहाँ पर मैं आपको सेक्शन 24 से लेके सेक्शन 30 तक जो भारतीय एविडेंस एक्ट में जो प्रावधान है कन्फेशन के बारे में, उनके बारे में हम अगले लेक्चर में चर्चा करेंगे। ये लेक्चर आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर कमेंट में बताइए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।